चलो जी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 क्लास सेकंड, रेजिडेंशियल स्टेटस हमने स्टार्ट किया था। पहले एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं खाली रेजिडेंशियल स्टेटस का। कौन बंदा रेजिडेंट इन इंडिया है, कौन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है। जो इंडिया में पिछले साल में 182 डेज से ज्यादा, पूरा बोलेंगे हम 182 नहीं, 182 से ज्यादा रहा हो, वो क्या हो जाएगा, रेजिडेंट इन इंडिया हो जाएगा। आज अगर मुझे मेरा खुद का रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है तो मैं आज की डेट पे चेक करूंगा। कैसे चेक करूंगा कि मैं पिछले साल में कितने दिनों से ज्यादा इंडिया में रहा हूँ। अगर 182 दिनों से ज्यादा मैं इंडिया में रहा हूँ तो मैं क्या हूँ जी, रेजिडेंट इन इंडिया। और अगर मैं कल इंडिया के बाहर चला जाता हूँ, कल कहाँ चला जाता हूँ, इंडिया के बाहर घूमने के लिए, काश चला जाऊँ मैं कल इंडिया के बाहर घूमने के लिए, और मैं थाईलैंड चला गया हूँ कल। चलो ठीक है, मैं यूरोप के किसी कंट्री में चला गया हूँ, तो कल मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा जब मैं यूरोप पहुंच गया, रेजिडेंट इन इंडिया ही रहेगा। क्योंकि मैंने जब देखा पिछले साल क्या था, 182 दिन से ज्यादा रहा हूँ। लेकिन अब मैं यूरोप गया हूँ, किसके लिए गया हूँ, बिजनेस करने के लिए। वाओ, सुन के अच्छा लग रहा है, बिजनेस करने यूरोप चला गया हूँ, या फिर जॉब करने यूरोप चला गया हूँ, वेरी गुड। या फिर इतना पैसा हो गया है कि मैं वहां गया हूँ कि वापिस आने का कोई अता पता नहीं है, अनसर्टेन पीरियड के लिए जा रहा हूँ। ठीक है जी, अब मैं मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस जिस दिन मैं गया हूँ क्या माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट। अब वो 182 वाला क्राइटेरिया नहीं लगेगा। तीन कंडीशन देखनी है, अगर मैं किसके लिए गया हूँ, एम्प्लॉयमेंट के लिए या जॉब के लिए या बिजनेस के लिए या किसी अनसर्टेन पीरियड के लिए, तो अब वो 182 वाली कंडीशन नहीं लगेगी। अब मैं सीधा क्या बन जाऊंगा जी, नॉन रेजिडेंट। और सेम उल्टा केस, अगर कोई इंडिया के बाहर का बंदा है, वो इंडिया में आया है, अगर वो इन तीन पर्पस के लिए आया है, कौन से तीन पर्पस, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या फिर अनसर्टेन पीरियड के लिए, तो उस पे वो 182 वाला नहीं है, सीधा वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। लेकिन वो अगर और किसी पर्पस के लिए आया है तो भी उसके ऊपर 182 वाली कंडीशन नहीं लगेगी। हाँ, क्या ये वाला एक्ट एक लिखा हुआ है, एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, मैं पहले भी पढ़ा था आपने, नॉर्मल एक्ट में रहता था, लेकिन इसमें तो लिखा हुआ है सीधा एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, तो पूरे इंडिया पे ये लग रहा है। ठीक है जी, चलो अब स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाकी अगर कोई इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी मतलब कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, उसके सारे डायरेक्टर पिछले एक साल से इंडिया के बाहर है, उसका कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, इंडियन ही है। क्योंकि कंपनी और इन सब में हम क्या देखते हैं, कहाँ पे रजिस्टर्ड हुई है, क्या देखते हैं, कहाँ पे रजिस्टर्ड हुई है। इससे लोगों को कोई लेना देना नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कंपनियां कैसे देखेंगे, रजिस्ट्रेशन प्लेस से देखेंगे। कोई ऑफिस, कोई एजेंसी या फिर कोई ब्रांच मैंने खोली हुई है इंडिया के बाहर, उस एजेंसी ऑफिस का क्या स्टेटस है, वो इंडिया के बाहर खुली हुई है, खोली किसने, मैंने खोली है, ओन्ड एंड कंट्रोल बाय मी, वो रेजिडेंट इन इंडिया है, वो क्या माना जाएगा, रेजिडेंट इन इंडिया। वो ऑफिस, एजेंसी, ब्रांच क्या रहेगी, रेजिडेंट इन इंडिया रहेगी, क्योंकि उसे कंट्रोल कौन कर रहा है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अब दूसरी बात, एक ऑफिस, एजेंसी, ब्रांच किसने खोला हुआ है, बाहर के बंदे ने खोला हुआ है। खोला हुआ कहाँ है, इंडिया के अंदर खोला हुआ है, लेकिन वो जो बाहर का बंदा है वो रेजिडेंट नहीं है, तो ये इंडिया वाला ऑफिस ब्रांच क्या होगा, ये होगा रेजिडेंट। क्या होगा ये, रेजिडेंट। तो इससे पता लगता है कि हम कोई भी पिछली क्लास का कोई रिवाइज करके नहीं आए। अच्छा ठीक है जी, चलो ठीक है, बाकी बता दिए तो मान लेते हैं आप पढ़ के आए हो। तो अगर इंडिया के अंदर कोई खुल गया, आपने बताया, तो इंडिया के अंदर अगर किसी ने ऑफिस, एजेंसी, ब्रांच खोल दी, तो ये नहीं चेक करना कौन ओन और कंट्रोल करता है, इंडिया में है रेजिडेंट, बात खत्म। ये कहाँ लिखा हुआ है, एक बार पेज नंबर 3.8 पे आएंगे। एक सेकंड को, थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, पहले एन ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया, इंडिया के अंदर है, ओन्ड और कंट्रोल बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ये क्या माना जाएगा, रेजिडेंट माना जाएगा। 3.8, 3.8 पे थर्ड पॉइंट। और फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी आउटसाइड इंडिया, ओन्ड और कंट्रोल बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। तो ये आप कहाँ पे है, इंडिया के बाहर है, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है, रेजिडेंट, तो ये भी क्या है, रेजिडेंट। ठीक है, सबको ओके, कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट। हाँ, अच्छा, चलो वापस बना लेना। चलो जी, अब रेजिडेंशियल स्टेटस पे 3.9 से स्टार्ट करते हैं। 3.9 की हमने पढ़ लिया था, इसमें कुछ नहीं है, वही कंडीशन वापस रिपीट हो रही है जो हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ी। अब एक बार चार्ट देखते हैं, देखते हैं आपको क्या चार्ट फॉर्म में समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। चार्ट कहाँ पर है, 3.10 में आपकी बुक के अंदर है। ठीक है जी,
During the relevant previous year, did he reside in India for not more than 182 days? अगर yes, अगर वो इंडिया में क्या रहा है 182 दिन से ज्यादा रहा है, फिर यस वाले में आ जाते हैं पहले, क्या वो इंडिया के बाहर गया है? अगर नहीं गया है, नो, तो वो क्या हो जाएगा? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अगर वो बाहर चला गया है, किसके लिए? थ्री पर्पस। कौन से थ्री पर्पस? बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट या अनसर्टेन पीरियड। अगर इन तीन पर्पस के लिए नो लिखा हुआ है तो वो क्या है? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अगर यस लिखा हुआ है तो वो क्या हो गया? पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। अब फिर 182 दिन से ज्यादा नहीं रहा है, नो लिखा हुआ है, क्या वो इंडिया के अंदर आया इसी ईयर में? अगर यस, और अगर उन तीन पर्पस के लिए नहीं आया है तो वो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। अगर तीन पर्पस के लिए आया है तो रेजिडेंट इन इंडिया, और अगर वो इंडिया में आया ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, तो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो PROI क्या है? पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है जी कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको देख के ऐसा लग रहा है कि आपको सब कुछ आ गया है, लेकिन जब हम अभी एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना? हम तो अभी तो हवाबाजी चल रही है। ठीक है। एज पर द डेफिनेशन ऑफ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया आर क्वाइट रेलेवेंट फॉर डिटरमाइनिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट ऑन एन एंटिटी। लेट अस एनालाइज एंड अंडरस्टैंड इट बेटर। क्योंकि ये जरूरी क्यों है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया जानने के लिए? भाई मैं किससे डील कर रहा हूँ? अगर मैं पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया से डील कर रहा हूँ तो एक तरीके से मेरे ऊपर फैमा नहीं लग जाएगा? अब मेरे को देखना पड़ेगा ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, फिर कंप्लायंसेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर रेजिडेंट रेजिडेंट से डील कर रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना? इसलिए हम क्या स्टेटस देखते हैं? रेजिडेंट का स्टेटस चेक करते हैं। इन द केस ऑफ इंडिविजुअल टू बी कंसीडर एज रेजिडेंट, द पर्सन शुड हैव रेजिडेंट इन इंडिया इन द प्रिसाइडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर मोर देन 182 days. Citizenship is not the criteria for determining whether or not a person is resident in India. तो citizenship से फर्क नहीं पड़ता है। There are three limbs in the definition. कितने limbs है? 3 है। The first limb prescribe the number of days stay. These are the two limbs which are exception to the first limb. जो हमने पीछे definition पढ़ी थी उसी को explain कर रहे हैं। Total 3 limb है। पहले के अंदर क्या बता रखा है? एक जनरल बात बता रखी है 182 days। दूसरे में क्या बता रखी है? एक्सेप्शन। तीसरे में क्या बता रखी है? एक्सेप्शन। फर्स्ट लिम्ब इस स्टेट दैट, ये क्या बोलती है? 182 दिन से ज्यादा इंडिया के अंदर रहना चाहिए पिछले साल के अंदर। ठीक है जी। एग्जांपल 1, इफ अ पर्सन रिजाइड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021, तो 21-22 में क्या वो रेजिडेंट है या नहीं है? बिल्कुल रेजिडेंट है। क्या वो 20-21 में रेजिडेंट है या नहीं है? उसके लिए हमें 19-20 देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? 19-20 देखना पड़ेगा। तो 20-21 के लिए क्या देखना पड़ेगा? हमें 19-20 देखना पड़ेगा, और ऐसे ही कहानी आगे चलती रहेगी। देयर आर टू एक्सेप्शन, जिसको क्लॉज ए और क्लॉज बी के अंदर दिया हुआ है। क्लॉज ए किसके लिए है? अगर इंडिया का बंदा बाहर चला जाता है, और क्लॉज बी किसके लिए है? अगर बाहर का बंदा इंडिया में आ जाता है। ठीक है जी, वो एक्सेप्शन है। क्लॉज ए से स्टार्ट करते हैं। सेकंड लिमिट, इट स्टेट दैट इफ अ पर्सन लीव्स इंडिया इन एनी ऑफ द थ्री पर्पस वी सॉ अबव, ही विल नॉट बी अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ही विल बी अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है जी, एग्जांपल देखते हैं हम। इफ अ पर्सन लीव इंडिया ऑन 1 नवंबर 2021, 1 नवंबर 2021 को बंदा इंडिया छोड़ के जा रहा है, ही विल बी अ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम 2 नवंबर 2021। 2 नवंबर से वो क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, इवन दो his number of days in India was more than 182 days in the preceding financial year, that is 2021। clear है यहाँ तक कहानी? Similarly, if a person goes and stays out of India for carrying on any business, he will be a person resident outside India from that date। For financial year 21-22 the person will be a PRI till 1 नवंबर 2021। तो देखो, जो फैमा के अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस है ना, वो हर पॉइंट पे अलग अलग हो सकता है। जैसे हम इनकम टैक्स में पढ़ते हैं, अगर हमने एक बार चेक कर लिया तो वो पूरे साल पे लगता है। वो कब लगता है? पूरे साल पे लगता है। लेकिन फेमा के अंदर हर पॉइंट पे अलग अलग हो सकता है। अगर मैं 2 नवंबर को इंडिया से बाहर गया हूँ तो 1 नवंबर तक मैं क्या हूँ? रेजिडेंट इन इंडिया हूँ। 2 नवंबर से मैं क्या हो गया हूँ? रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो गया हूँ। अगर मैं किन पर्पस के लिए गया हूँ? उन 3 पर्पस के लिए गया हूँ तो। ठीक है जी। चलो, एन एग्जांपल फॉर क्लॉज 3 कैन बी अ पर्सन हु हैज अ ग्रीन कार्ड इन द यूएसए। द ग्रीन कार्ड एंटाइटल अ पर्सन टू स्टे इन द यूएसए, इवेंचुअली बिकम अ यूएस सिटीजन। ये कौन से की बात कर रहा है? पॉइंट थर्ड कौन सा है ये? अनसर्टेन पीरियड। अगर वहां का ग्रीन कार्ड ले लिया तो समझ आ रहा है कि बंदा वहीं रहने चला गया अनसर्टेन पीरियड के लिए, तो वो भी क्या हो जाएगा? पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, जिस डे पे वो गया है। ठीक है जी। इफ अ पर्सन गोज अब्रॉड एंड स्टार्ट, जिस डेट पे वो गया है उसका इंटेंशन क्या था कि मुझे ग्रीन कार्ड लेना है, ग्रीन कार्ड मिल गया वहां जाके, तो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो गया। इंटेंशन देखेंगे जी, क्या इंपॉर्टेंट है? इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। If a person goes abroad and starts staying in USA, he will be a non-resident from that date, as he stay abroad indicate that he is going to stay there for an uncertain period।
क्लॉज बी थर्ड लिम, तीसरा लिम आ गया है। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स क्लॉज। क्यों कॉम्प्लेक्स है? जब हमने इसके पीछे लैंग्वेज देखी थी, देखा था ना, एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन दे रखी थी इसके अंदर, इसलिए कंफ्यूजिंग है। इसमें ऐसे लिखा हुआ है, एक बार डेफिनेशन पे आना पड़ेगा, वापस डेफिनेशन पे आओ, पेज नंबर 3.7। कैसे लिखा हुआ है? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मींस एक ऐसा पर्सन जो इंडिया में 182 दिन से ज्यादा रहा हो पिछले फाइनेंशियल ईयर में, बट डज नॉट इंक्लूड, वो किसको इंक्लूड नहीं करेगा? अब आ जाओ बी पे, अ पर्सन हु हैज कम टू स्टे इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर स्टे करने के लिए आए हैं, इन आइदर केस। फिर उन्होंने लिखा है अदरवाइज देन, तो ये अदरवाइज देन क्या हो गई? एक्सेप्शन की एक्सेप्शन। इनमें अगर आया है वो, इन तीन काम के लिए आया है, तो वो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट इन इंडिया बन जाएगा। बाकी बाहर का बंदा अगर इंडिया में आ रहा है वो रेजिडेंट नहीं बनेगा, उसके ऊपर 182 वाली कंडीशन भी नहीं लगेगी। चलो जी, टू एक्सेप्शन, लिम वन यूज द फ्रेज बट डज नॉट इंक्लूड, थर्ड लिम यूज द फ्रेज अदरवाइज देन। तो दो वर्ड आ गए ना, एक कौन सा आ गया? डज नॉट इंक्लूड, और एक क्या आ गया? अदरवाइज देन। तो एक्सेप्शन की एक्सेप्शन। यूज ऑफ टू एक्सेप्शन मेक इट कॉम्प्लेक्स रीडिंग, तो ये क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हमें एग्जाम में इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब डायरेक्ट भी लिखेंगे तो भी समझ आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। It states that if a person has come to India for any reason otherwise than for employment, business or uncertain period, तो वो क्या माना जाएगा? एक बंदा इंडिया में आया है इन तीन काम के अलावा किसी काम के लिए, तो वो क्या माना जाएगा? नॉन रेजिडेंट। क्या माना जाएगा? नॉन रेजिडेंट। देखो, इंडिया के बाहर का बंदा इंडिया में आ रहा है इन तीन पर्पस के अलावा किसी और पर्पस के लिए, वो क्या है? नॉन रेजिडेंट है। लेकिन अगर वो इन तीन पर्पस के लिए आ रहा है तो वो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा। समझ आएगा नहीं? नहीं, हाँ एक ही है वो, तो मैं बोल रहा हूँ नॉन रेजिडेंट, मतलब पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया बोलना चाहिए। हाँ, ट्रम्प आया है तो ट्रम्प क्या है? ऑब्वियसली नॉन रेजिडेंट है। क्या उसके ऊपर फैमा लगा देना है? रेजिडेंट बना दी उसे? नहीं, नॉन रेजिडेंट। हाँ, उसकी इंटेंशन क्या थी? इंडिया में आना, विजिट करना, वापस चले जाना, तो वो नॉन रेजिडेंट ही रहेगी। अगर उसका इंटेंशन है मेरा बिजनेस करने का इंटेंशन है यहाँ पे, तो बिजनेस इज अ बिजनेस, चाहे शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म। लेकिन जब उसकी डेट फिक्स हो जाएगी कि मुझे अब वापस जाना है, तो जिस दिन वो वापस चला गया वहां से उड़ जाएगा। अभी आएगा एग्जाम्पल, चलो देखते हैं अब। He will be a non-resident. This will be so even if the person has stayed in India for more than 182 days in the preceding year. एक second. Hello. चलो जी, आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन कम्स टू इंडिया ऑन 1 जून 2021 फॉर विजिटिंग हिज पेरेंट, एक बंदा इंडिया में आया है कब? 1 जून 2021 को। किस काम के लिए आया है? विजिटिंग हिज पेरेंट्स। हाउएवर हिज पेरेंट फॉल सिक, उसके पेरेंट क्या हो गए? बीमार हो गए। और वो इंडिया में रुका है कब तक? 31 मार्च 2022। देयर आफ्टर ही कंटिन्यूज टू स्टे इन इंडिया, उसके बाद वो इंडिया में रुका रहा। इट इज हाउएवर सर्टेन दैट ही विल लीव इंडिया इन नेक्स्ट 6 मंथ, आगे नहीं जाएगा कुछ, बस यहीं रुक जाएंगे सारे, वापस पीछे आ जाएंगे एक बार, जिसने पेज पलट दिया है। हाँ जी, क्या कह रहा है? एक बंदा इंडिया में आया है 1 जून 2021 को, किस काम के लिए आया है? अपने पेरेंट्स को विजिट करने के लिए। और उसके पेरेंट्स क्या हो गए? बीमार हो गए। वो इंडिया में रुक गया 31 मार्च 2022। एक फाइनेंशियल ईयर पूरा हो गया, कौन सा? 21-22। अब इंडिया में वो रुका हुआ है, क्या किस इंटेंशन के साथ कि मैं 6 महीने में निकल जाऊंगा। कब निकल जाऊंगा? 6 महीने बाद निकल जाऊंगा। 22-23 में उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? 22-23 में अगर मैं उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहा हूँ, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या रहेगा 22-23 में? नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। हाँ, 22-23 के लिए पूछ रहा हूँ। रेजिडेंट, रेजिडेंट। सब एक बार चाहो तो फिर से 3 लाइनें वापस पढ़ सकते हो, कोई मना ही नहीं है, लेकिन कोई पेज नहीं पलटेगा। हाँ, 3 लाइन। रेजिडेंट। हाँ, वापस देख लो, आगे मत पलटना, वापस पढ़ सकते हो 3 लाइन। रेजिडेंट, बहुत बढ़िया। हाँ, 22-23 का फाइनेंशियल मैं पूछ रहा हूँ। 22-23 में मान लो 1 अप्रैल 2023 को मैं उसका 1 अप्रैल 2022 को उसका स्टेटस देख रहा हूँ। 22-23 का मतलब क्या हो गया? 1 अप्रैल 2022। तो 1 अप्रैल 2022 को उसको रेजिडेंट बोलूं या नॉन रेजिडेंट बोलूं? रेजिडेंट बोलो। व्यूज बदल गए हैं, रेजिडेंट पे आ गए बच्चे। हाँ नहीं, 2 बच्चे तो स्टार्टिंग से रेजिडेंट पे, लेकिन खुशबू भी वापस कंसीडर कर रही है। नेहा ने चेंज कर लिया है। रेजिडेंट, एक और रेजिडेंट।
नहीं, अपना अपना बताओ, पॉइंट सारे कवर हो चुके हैं। रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? नॉन रेजिडेंट। संस्कृति? नॉन। अपना दिमाग लगा के। नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट। नो। अच्छा, रीजन बदल गया। नॉन रेजिडेंट। आपको भी पढ़ना तो वापस पढ़ सकते हो, आप भी 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 पढ़ सकते हो, सब पढ़ सकते हो। हाँ, भी करवाएंगे, अभी करवाएंगे, अभी वो मौका भी मिलेगा आगे। आप पेज, हाँ पेज नहीं पलटना है। नहीं, अब चलो अपना क्या, नहीं गया, नहीं गया, अपन नहीं गया। चलो जी, अब बता देते हैं आंसर। चलो पहले रेजिडेंट वालों को मौका देते हैं। रेजिडेंट क्यों है? तो छोड़ दो, आप छोड़ दो, पहले रेजिडेंट क्यों है? 182 डेज एंड मोर। इनका पॉइंट है इंटेंशन देखनी है, रुक रहा है नहीं रुकना, क्या इंटेंशन से आया है। आपने बोला 182 दिन देखो, आप क्या बोल रहे हो? हाँ, मतलब आप कह रहे हो 182 इंटेंशन दोनों को देख लो। अच्छा, और 182 दिन। यार अभी मैंने आपको एक चीज बताई। नहीं, सुनो सुनो सुनो, अभी मैंने आपको बोला सबसे पहले 182 दिन वाला क्राइटेरिया देखो, लेकिन 182 की एक्सेप्शन है। तो क्या एक्सेप्शन है? अगर वो इंडिया के अंदर आ रहा है, वो किसी भी पर्पज के लिए आ रहा है, वो क्या रहेगा? नॉन रेजिडेंट ही रहेगा। लेकिन अगर वो उन 3 पर्पज के लिए आ रहा है, तब वो क्या बनेगा? रेजिडेंट। क्या वो उन 3 पर्पज के लिए आया है इंडिया? तो आप क्यों बोल रहे हो इसको रेजिडेंट? क्या नहीं क्या? हाँ, 22-23 में मैं पूछ रहा हूँ आपसे। यार 182 तो इनके लिए देखना ही नहीं है ना, 182 की तो एक्सेप्शन है। हाँ, ऊपर ही ऑब्वियसली एक्सेप्शन। यार 182 वाली कंडीशन इंडिया के बाहर से जो आ रहा है उसके ऊपर लग ही नहीं रही है। उसका तो आपको इंटेंशन देखना है, क्या वो उन 3 पर्पस के लिए आ रहा है, तभी वो रेजिडेंट बनेगा, वरना बनेगा ही नहीं। हाँ, बी वाला पॉइंट। हाँ, इनकम टैक्स, हाँ इनकम टैक्स एक अलग कॉन्सेप्ट है। फैमा में क्या बोला था मैंने आपको? 3 इंटेंशन मिले तभी उस पॉइंट पे वो क्या बनेगा? रेजिडेंट बनेगा। क्या उन 3 इंटेंशन के लिए आया है वो? नहीं। क्या 182 से कोई लेना देना? कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी। तो 22-23 में वो क्या है? नॉन रेजिडेंट इन इंडिया रहेगा। In next 6 months, when his parents recover, his stay in India is higher, is neither for employment, nor for business, nor for circumstances which show that will he stay in India for an uncertain period. क्योंकि उसने बताई ना अपनी इंटेंशन कि मैं अगले 6 महीने में चला जाऊंगा, तो अनसर्टेन भी नहीं है। In such a case, even he has resided in India for more than 182 days, he will continue to be a non-resident from 1 अप्रैल 2022 also. और 21-22 की अगर मैं पूछूं आपसे, मैंने 22-23 तो पूछ लिया, 21-22 में क्या है? वो नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, वो इंडिया में आया है, वो 3 पर्पस नहीं है, नॉन रेजिडेंट। 182 इनके ऊपर नहीं लगेगा। अब क्लैरिटी मिली? इसको मोल्ड कर देते हैं। बिल्कुल। जिस दिन आया और अगर बिजनेस के लिए आया, उसी दिन से क्या बन गया? वो रेजिडेंट बन गया। उससे पहले नॉन रेजिडेंट। क्योंकि फैमा में हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको देखना पड़ेगा कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या चल रहा है। इफ अ पर्सन कम्स टू इंडिया ऑन 1 जून फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और सर्कमस्टांसेस ऑफ अनसर्टेन पीरियड, ही विल बी अ रेजिडेंट इन इंडिया फ्रॉम 1 जून 2021। और 1 जून से एक दिन पहले चला जाऊं, मई में चला जाऊं, तो नॉन रेजिडेंट। तो बिल्कुल नॉन रेजिडेंट है। ठीक है जी। रेजिडेंशियल स्टेटस इज नॉट फॉर अ ईयर, ये ईयर के लिए नहीं होता, इट इज फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेट। फैमा में हर डेट के हिसाब से रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो सकता है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इनकम टैक्स लॉ। Under income tax law, a person has to pay tax in respect of the income of the previous year. Therefore, it is possible to look at a complete year for determining residential status under the income tax. FEMA is a regulatory law. कैसा law है ये? Regulatory. यहाँ पे कैसे देखना है आपको? One has to know the person status at the time of undertaking a transaction. जब मैं उस बंदे के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, उस टाइम पे वो रेजिडेंट है या नहीं है, ये मेरे को फैमा में चेक करना होता है। अगर वो रेजिडेंट नहीं है तो फैमा लग जाएगा, अगर वो रेजिडेंट है, मैं भी रेजिडेंट हूँ, तो फैमा नहीं लगेगा। हाँ जी। हाँ, नहीं समझा नहीं मैं क्या। ट्रांजेक्शन का मतलब उसके साथ मैं कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन, कोई व्यापार कर रहा हूँ, वैसी ट्रांजेक्शन। मैं जब उसे सेल परचेज कर रहा हूँ, क्या मैं उसे आउट नॉन रेजिडेंट मानूं या रेजिडेंट मानूं, उसी डेट पे चेक करना पड़ेगा। जब उस डेट पे चेक करूंगा, अगर वो नॉन रेजिडेंट निकला तो फैमा की कंप्लेंसेस करनी पड़ेगी।
एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है। अगर वो बंदा इंडिया के अंदर है, वो इंडिया का रेजिडेंट है, मैं उससे कुछ खरीद रहा हूँ, क्या मैं उसे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट मानूं, या उसे कुछ बेच रहा हूँ? नहीं मानूंगा, वो इंडिया के अंदर की ट्रांजेक्शन है। मैं किसके, मेरी इंटेंशन बिजनेस करने जा रहा हूँ, कहीं रह, मैं इंडिया से बाहर गया हूँ इस इंटेंशन के साथ कि मुझे बिजनेस करना है, जिस डेट पे गया मैं नॉन रेजिडेंट बन गया। देखो वो क्या होता है, जब मैं इंडिया से जाता हूँ ना, तो मैं इस पर्पज से जाता हूँ कि मैं सामान खरीद के वापस आ जाऊंगा, बिजनेस में इंडिया में ही करूंगा। वहां मैं किस लिए जा रहा हूँ, सामान खरीदने जा रहा हूँ, तो मैं नॉन रेजिडेंट नहीं बनूंगा, मैं रेजिडेंट ही रहूंगा। क्योंकि वहां पर्पज ये नहीं है कि वहीं जाके बिजनेस करने लग जाऊंगा, वहां के सामान खरीद के लाके इंडिया में बेचूंगा, वो एक अलग चीज हो गई। अब मैं चाइना में कुछ खरीदने जा रहा हूँ कि इंडिया में लाके बेचना है, तो क्या मैं जिस दिन चाइना गया मैं नॉन रेजिडेंट बन गया? नहीं जी, मैं रेजिडेंट ही हूँ, क्योंकि मेरी इंटेंशन चाइना में जाके बिजनेस करने की नहीं है, वहां से सामान लेके आऊंगा, इंडिया में बेचूंगा। ठीक है जी। If, for example, a person comes to India for employment, and if his status can be known only when the year is completed, how will he and other people enter into commercial transaction with each other? सही बात है, नहीं है? एक बंदा इंडिया के अंदर आया किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। अगर मेरे को ईयर के हिसाब से इसका स्टेटस देखना होता, तो उस पूरे ईयर में उसके साथ कोई ट्रांजेक्शन करे तो उसको रेजिडेंट माने या नॉन रेजिडेंट माने? इसीलिए फैमा में किस पॉइंट पे देखते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम पे देखते हैं, पूरे फाइनेंशियल ईयर को कंसीडर नहीं करते। एग्जाम्पल, एक बंदा इंडिया में आया आज की डेट में, ठीक है, अगर ये इनकम टैक्स लॉ होता, इनकम टैक्स में कैसे चेक करते हैं, पूरा फाइनेंशियल ईयर देख के। अगर फैमा में भी पूरा फाइनेंशियल ईयर देख के चेक करता, तो आज हम कौन सी डेट पे हैं, डेट क्या है आज, 25 जनवरी, तो जनवरी से लेके मार्च तक फाइनेंशियल ईयर पूरा होता, उसके बाद मुझे पता लगता है ये रेजिडेंट है या नहीं है। फिर इस बीच में, इस पीरियड में उसके साथ कोई ट्रांजेक्शन करना चाहता है, तो क्या मान के ट्रांजेक्शन करे? इसीलिए फैमा को क्या बनाया गया है, रेगुलेटरी लॉ है, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा जाता है, पूरे फाइनेंशियल ईयर को नहीं देखना होता। बिल्कुल, थोड़ी सी क्लैरिटी देने के लिए। If he considered as a resident outside India till the year is over, then the people will not be able to enter into transaction with him. This is the reason why residential status is not for a year, but from a particular date. क्लियर है कहानी? चलो जी। अब मुझे लग रहा है आपका ऑलमोस्ट सारा कवर हो गया, लेकिन अभी भी एक आधे पॉइंट ऐसे आएंगे जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। इट इज अंडरस्टूड दैट दिस कंडीशन अप्लाई ओनली टू इंडिविजुअल। ये किस पे लग रही थी, इंडिविजुअल पे। अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो क्या देखना है, कहाँ इनकॉर्पोरेटेड है, कहाँ रजिस्टर्ड है। और अगर कोई ऑफिस, एजेंसी या ब्रांच है, इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो इनमें क्या देखना है, इनको कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन ओन कर रहा है। अगर ऑफिस, एजेंसी इंडिया के अंदर है, तो कंट्रोल वंट्रोल देखने की जरूरत ही नहीं है, वो सीधा रेजिडेंट है। लेकिन अगर इंडिया के बाहर है तो क्या देखना पड़ेगा, कंट्रोल देखना पड़ेगा। It will not apply to HUF, AOP or artificial judicial person, as they cannot get employed, cannot go out of India or come to India. Hence, they do not come within the ambit of the second and third limb. These entities like HUF, AOP are not required to be registered or incorporated like corporate entities. Nor the definition can be far stretched to cover by applying the criteria of owned or control. Hence, legally, the definition of HUF, AOP, BOI fail. But practically, if the HUF, AOP, etc. are in India, they will consider as Indian. तो इनके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, अगर ये इंडिया में है तो इनको क्या मान लेंगे, इंडियन रेजिडेंट मान लेंगे। और अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है। क्या ये ब्रांच वगैरह कहीं रजिस्टर्ड होते हैं, एजेंसी, ये कहीं रजिस्टर्ड नहीं होते, तो कहाँ देखो, अगर इंडिया में है तो ये क्या है, रेजिडेंट है। और अगर इंडिया के बाहर है और इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, इंडियन रेजिडेंट, तो भी क्या है, रेजिडेंट है। ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी, एनी एजेंसी, ब्रांच और एजेंसी आउटसाइड इंडिया बट ओन्ड और कंट्रोल बाय पीआरआई विल बी कंसीडर्ड एज अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है जी। Thus, one cannot set up a branch outside India and attempt to avoid FEMA provision. अगर मैं चाहूँ एक ऑफिस बना लूँ इंडिया के बाहर और मैं बोलूँ मुझे वहां से मैं डीलिंग कर रहा हूँ, मैं FEMA कंप्लाई नहीं करूंगा, भाई करना पड़ेगा, उसको क्या मानेंगे, रेजिडेंट इन इंडिया मानेंगे, तो आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी। समझ आएगा नहीं, मैं रेजिडेंट इन इंडिया हूँ, मेरे को एक बाहर के बंदे से डील करनी है, मैंने सोचा FEMA के प्रोविजन को बचना है, मेरे को उस पर कंप्लाई नहीं करनी है, तो मैंने क्या करा, एक उसी कंट्री में एक एजेंसी बना दी। अब जब मैंने वहां एजेंसी बना दी और उस बंदे के साथ डील कर रहा हूँ, क्या FEMA कंप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल कंप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, समझ आई कहानी? ठीक है जी। चलो, एनी एजेंसी, ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया बट ओन्ड और कंट्रोल और बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, क्या मानेंगे इसको, ब्रांच और, यहाँ पे ऑफिस लिखना था ना, एनी ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी। लिटरल इंटरप्रिटेशन, एकदम प्योर लिटरल, वो नहीं करेंगे, कभी कभी मॉड्यूल वाले गलती कर देते हैं। तो ये क्या है, एनी ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है,
पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ये क्या होगी? रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट? नॉन रेजिडेंट कौन बोला? गलती से बोला। देखो अगर इंडिया के अंदर है तो रेजिडेंट ही है, तो कंट्रोल देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इंडिया के बाहर है तो कंट्रोल आपको देखना है। ठीक है जी, अब क्लियर है? चलो जी, इलस्ट्रेशन 1। कोई आंसर नहीं पड़ेगा, देखो आंसर पढ़ोगे ना तो यहाँ तो पढ़ के बता दोगे, लेकिन एग्जाम में दिक्कत आएगी, तो बिना आंसर को पढ़े आपको पढ़ना है। चलो पढ़ो। हाँ हाँ बिल्कुल बताओ, पहले सबसे पूछ लेते हैं, चलो एक बार फिर बताना। कोई नीचे नहीं देखेगा, सॉल्यूशन कोई नहीं देखेगा, सबने क्वेश्चन देख लिया है। चलो मैं भी रिपीट कर देता हूँ एक बार। मिस्टर एक्स हैज रिजाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 19-20 में वो 182 दिन से कम रहा है। ठीक है जी। इंडिया के अंदर आया है 1 अप्रैल 2020 को। कब आया है? 1 अप्रैल 2020 को, मतलब 20-21 के पहले दिन वो इंडिया के अंदर आ गया है। फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस, किसका क्या काम से आया था वो? बिजनेस करने आया था। उसके बाद में फुल स्टॉप आ गया, नई लाइन स्टार्ट हो गई है। ही इंटेंड टू लीव द बिजनेस ऑन अप्रैल 30 2021। 20-21 खत्म हो गया, 21-22 शुरू हुआ, तो 30 अप्रैल को उसने क्या सोचा? अब मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूँ, एंड लीव इंडिया ऑन जून 30 2021। और इंडिया छोड़ा कब है उसने? 30 जून 2021 को। डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 20-21 एंड 21-22 अप टू द डेट ऑफ हिज डिपार्चर। उसके डिपार्चर की डेट तक का आपको बताना है। सबसे पहले 20-21 में वो रेजिडेंट है या नहीं? अरे नीचे क्यों पड़े जा रहे हो? 20-21 में क्या है वो? चलो फिर से बता देता हूँ। इंडिया में आया है, इंडिया में 19-20 में 182 दिन से कम रहा है। इंडिया में आया वो 1 अप्रैल 2020 को। कब आया? 1 अप्रैल 2020 को। क्या करने के लिए आया? बिजनेस करने के लिए आया। फिर लिखा हुआ है कि वो इंडिया छोड़ के जाना चाहता है। कब सोचा उसने? 30 अप्रैल को। और छोड़ के गया कब है? 30 जून को। ठीक है जी, 30 जून 2021 को गया है। तो सबसे पहले 20-21 में उसका स्टेटस क्या है? देखो अगर मेरे बोलने से समझ नहीं आ रहा तो लैंग्वेज आपके पास है, आप पढ़ सकते हो। 20-21 में रेजिडेंट ऑफ इंडिया, 20-21 में तो है तो सही, वो 1 अप्रैल 2020 से लेके 20-21 में क्या है वो? रेजिडेंट रेजिडेंट रेजिडेंट। क्योंकि वो 20-21 में किसके लिए आया है? बिजनेस करने के लिए। तो 20-21 में बिजनेस करने आया है, तो 1 अप्रैल 2020 से वो रेजिडेंट है, और जब तक वो बिजनेस कर रहा है वो रेजिडेंट ही है। अब आगे देखते हैं, उसने इंडिया से जाने का कब सोचा? 30 अप्रैल 2021। और गया कब है? 30 जून 2021। अब ये 30 जून 2021 को चला गया है बाहर, तो 30 जून को वो क्या है, और 30 जून से पहले क्या है वो? जाने से पहले तक वो क्या है? रेजिडेंट है। नहीं, 30 जून को चला गया, मतलब 30 जून को बाहर है वो। हाँ हाँ, नॉन रेजिडेंट। ठीक है जी। अच्छा, अप्रैल 30 के बाद उसे क्या मानेंगे? नॉन रेजिडेंट। देखो दो डेट है, एक अप्रैल 30 है, एक जून 30 है, क्या इन दोनों में कुछ डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है। हाँ, चलो अब एक बार आंसर पढ़ लो सारे। पहला तो सबका ठीक है, 20-21 में तो कोई दिक्कत नहीं है। 21-22 को कोई समझाना चाहेगा अच्छे से? फिर से बताओ एक बार। 30 जून को क्या मानू, 30 अप्रैल को क्या मानू? और 30 अप्रैल तक रेजिडेंट है, मतलब 30 जून को नॉन रेजिडेंट मान लिया, 30 अप्रैल तक रेजिडेंट मान रहे हो, सब यही बोल रहे हो? हाँ हाँ, मतलब 30 जून तक रेजिडेंट है, जिस दिन वो निकल गया उस दिन वो क्या हो गया? चलो अब एक बार पढ़ लो, सारे पढ़ लो। पढ़ो एक बार, पढ़ो एक बार आंसर पढ़ो। अब कितनों का सही है, कितनों का गलत है? सबने एग्री किया है उस पॉइंट पे कि 30 जून तक तो वो रेजिडेंट इन इंडिया है, और 30 जून के बाद में जब वो डिपार्चर कर गया वो नॉन रेजिडेंट बन गया।
सबने इस बात पे एग्री किया है। अब पढ़ो एक बार, क्या यही बात लिखी हुई है? उन्होंने भी तो यही बोला कि किसी को एक्चुअली सुना दे हाँ, उनसे माना जाएगा। ऐसा ही लिखा हुआ है यहाँ पे भी। ये लिखा हुआ है। वो लिखा है कि वो किस काम से जा रहा है। यार आप इंटेंशन तो देखो उसकी, किस काम के लिए वो बाहर गया है। आपने बोला वो जिस दिन गया, आपने हाँ वो वापस जा रहा है, तो जब वो जा रहा है, अगर वो जा रहा है उन 3 पर्पस के लिए, किन 3 पर्पस के लिए? बिजनेस, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट या अनसर्टेन पीरियड के लिए अगर वो जा रहा है, तभी उसको क्या मानेंगे? नॉन रेजिडेंट, वरना उसे क्या मानेंगे? पूरे 21-22 के लिए उसे रेजिडेंट मान लेंगे। आप खाली इंटेंशन नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? उन 3 पर्पस के लिए। एक्चुअली क्या है, आप सबने ये बात बोली कि 30 जून तक तो वो रेजिडेंट है, 30 जून के बाद में वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। आपने इंटेंशन उसकी डिसाइड कर ली खुद, आपने खुद डिसाइड करी ना, नहीं लिखा हुआ उसकी इंटेंशन नहीं लिखी हुई, वो बाहर किस इंटेंशन से जा रहा है ये नहीं लिखी हुई उसका इंटेंशन। इसके हिसाब से वो 1 अप्रैल को आया है हाँ, और पूरे साल रुका है। पूरे 182 दिन से ज्यादा रुक गया, तो अगले साल में 21-22 में जब वो पीछे 182 दिन से ज्यादा रुका हुआ है, वो क्या बन गया? रेजिडेंट। अगर वो इंडिया से बाहर जा रहा है तो आपको 3 पर्पस देखने पड़ेंगे ना, यहाँ वो पर्पस मेंशन नहीं है। हम 20 हाँ, जैसे इसने बोला कि 19.4 20-21 में वो आया, 20-21 में वो आया बिजनेस करने, वो क्या बन गया? रेजिडेंट बन गया, कहानी खत्म 20-21 की। अब हम 21-22 में आ गए हैं, 21-22 में मैंने देखा 20-21 में 182 दिन से ज्यादा रहा है, बिल्कुल रहा है। 182 दिन से ज्यादा रहा है ना, तो वो 21-22 में क्या है? रेजिडेंट है। जब वो 21-22 में रेजिडेंट है, अब वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो मुझे देखना पड़ेगा क्या वो 3 पर्पस के लिए जा रहा है। अगर 3 पर्पस के लिए जा रहा है तो जिस डेट पे जाएगा नॉन रेजिडेंट, वरना वो क्या रहेगा? रेजिडेंट ही। हाँ, वर्ड वो यूज करना है। ठीक है जी, ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन 2 पे आ जाते हैं अब। अच्छा जी, मिस्टर जेड, हाँ, मिस्टर जेड has resided in India during the financial year 19-20. He left India on 1st August 2020 for United States for pursuing higher studies for 3 years. What would be his residential status during the financial year 20-21 and during 21-22? क्या कह रहा है? 19-20 में क्या है? रेजिडेंट है। इंडिया छोड़ के गया है कब? 1 अगस्त 2020 को। क्या करने के लिए गया है बाहर? पढ़ाई करने के लिए। कितने सालों की पढ़ाई? 3 सालों की। उसका रेजिडेंशियल स्टेटस 20-21 में बता दो और 21-22 में बता दो, फटाफट बता दो जी। 19-20 में तो लिखा हुआ है रेजिडेंट है, 20-21, 21-22 का पूछा है। 20-21 में रेजिडेंट, 21-22 में नॉन रेजिडेंट। कोई और किसी का कोई ओपिनियन? नहीं। 20-21 में रेजिडेंट, 21-22 में रेजिडेंट, 20-21 में रेजिडेंट, 21-22 में नॉन रेजिडेंट। और कोई? हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, 11 दोनों में 20-21 रेजिडेंट, 21-22 रेजिडेंट। हाँ, मतलब 20-21 रेजिडेंट, 21-22 रेजिडेंट, रेजिडेंट दोनों में रेजिडेंट। हाँ सुमित, दोनों में नॉन रेजिडेंट। पहले तो वो आ जाओ जो दोनों में नॉन रेजिडेंट बोल रहे हैं। उन्होंने नॉन रेजिडेंट क्यों बोला भाई? क्या वो इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो किस पर्पज से जा रहे हैं? अगर आगे पढ़ा है आगे नहीं, तो नॉन रेजिडेंट क्यों बोला आपने? सर हमने आपने स्टार्टिंग में बोला जब मैंने पहले वाला हाँ, कि हम जो बंदा इंडिया से बाहर जा रहा है तो 3 पर्पस देखो, वो क्वेश्चन था इंडिया में आ रहा है, बाहर नहीं जा रहा था, इंडिया में आ रहा था वो। हाँ, 182 डेज नहीं देखते। हाँ, उसके लिए वो 3 पर्पस देखते हैं। ठीक है, बट अभी जा रहा है। अभी जा रहा है। जब जा रहा है तो अगर उन 3 पर्पस के लिए जा रहा है तो 182 दिन मैटर नहीं करता है। लेकिन क्या वो 3 पर्पस है ये? नहीं है, तो ये नॉर्मल जा रहा है। उन 3 पर्पस में नहीं है तो 182 दिन मैटर करते हैं, तो वो क्या है? रेजिडेंट इन इंडिया है। और जब वो रेजिडेंट इन इंडिया है और उन 3 पर्पस में नहीं गया है तो वो हमेशा रेजिडेंट इन इंडिया है। जो हमने लॉ पढ़ा है उसके हिसाब से वो हमेशा रेजिडेंट इन इंडिया ही है। तो आपको यही बोलना चाहिए था, रेजिडेंट इन इंडिया दोनों सालों में। लेकिन एक नोटिफिकेशन आई हुई है। क्या आई हुई है? एक नोटिफिकेशन आई हुई है। आपने बोला हाँ,
182 डेज नहीं रहा, घूमने गया है या पढ़ने गया है और वो लगातार बाहर रह रहा है, तो वो जब गया है उस टाइम उसका इंटेंशन क्या था, वापिस आएगा, तो वो रेजिडेंट ही माना जाएगा। अब वो रहा हो नहीं रहा उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 21-22 के लिए भी यही रहेगा, रेजिडेंट ही रहेगा। लेकिन आरबीआई का एक सर्कुलर आया हुआ है, वो हमें पढ़ना पड़ेगा। नहीं, डेज नहीं देखेंगे इसके अंदर, आरबीआई ने क्या बोला है वो पढ़ लेते हैं, तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। मिस्टर जेड हैज रिसाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 19-20 फॉर मोर देन 182 डेज। आफ्टर दैट ही हैज गॉन टू यूएसए फॉर हायर स्टडीज। He has not gone for out for stayed outside India for taking up employment, business or other purpose. Uncertain period के लिए वो नहीं गया है, ठीक है जी। Accordingly, he would be a person resident in India during the financial year 2021. But RBI has however clarified in its AP circular number 45 dated R December 2003 that student will be considered as a non-resident. Student को क्या consider करेंगे? Non-resident. ये law के हिसाब से नहीं है, ये किसने बोल दिया है? आरबीआई के सर्कुलर में लिखा हुआ है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको भी सेम ऐसे ही आंसर करना है। पहले आपको बोलना है कि वो उन 3 के हिसाब से नहीं गया है, तो वो क्या है, रेजिडेंट इन इंडिया। लेकिन आरबीआई के सर्कुलर क्या बोलता है, स्टूडेंट को क्या मान लेंगे, नॉन रेजिडेंट। तो आपको भी सेम लाइन लिखनी पड़ेगी। दिस इज बिकॉज यूजुअली स्टूडेंट स्टार्ट वर्किंग देयर टू टेक केयर ऑफ देयर स्टे एंड कॉस्ट ऑफ स्टडीज, ठीक है जी। For the financial year 21-22, he would not have been in India in the preceding financial year for a period exceeding 182 days. Accordingly, he would be a not be a person resident in India during the financial year 21-22. तो 21-22 में भी वो क्या हो गया, नॉट रेजिडेंट ही हो गया, ठीक है जी। तो अगर स्टूडेंट इंडिया के बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए तो उन्हें क्या मानेंगे हम, एनआरआई। अब देखो एक पॉइंट जो खुशबू ने बोला था या नेहा ने भी बोला था कि वो 21-22 के अंदर हम उसे रेजिडेंट माने या नॉन रेजिडेंट माने। देखो 20-21 में तो क्लियर है, 21-22 में क्या मानेंगे, हम उसे नॉन रेजिडेंट मानेंगे। क्या मानेंगे, नॉन रेजिडेंट मानेंगे। उसको 21-22 में क्या मानेंगे, नॉन रेजिडेंट मानेंगे, क्योंकि वो 20-21 में 182 दिन से कम रहा है। जो आप बोल रहे थे वो पॉइंट करेक्ट। एक्सप्लेनेशन मैंने इस हिसाब से दी थी कि वो हायर स्टडीज के लिए गया है ना, तो जब वो हायर स्टडीज के लिए गया है तो वो नॉन रेजिडेंट बन गया, तो वो नॉन रेजिडेंट ही कंटिन्यू करेगा। अगर वो मान लो वो घूमने गया है, क्या करने गया है, घूमने गया। अब इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हायर स्टडीज की जगह वर्ड डाल देते हैं घूमने गया है। अब बताओ उसके स्टेटस क्या है, एक साल में रेजिडेंट, दूसरे साल में नॉन रेजिडेंट, ठीक है जी। बिल्कुल, जिस दिन गया है उस डेट तक तो रेजिडेंट ही है, उसके बाद में क्या बनेगा, उसके बाद भी रेजिडेंट ही रहेगा, फिर नॉन। हाँ, पहले भी रेजिडेंट, 1 अगस्त तक भी रेजिडेंट। 1 अगस्त अगर घूमने गया है, मैं किसके लिए बता रहा हूँ, घूमने गया है, तो 1 अगस्त तक रेजिडेंट, 1 अगस्त के बाद भी रेजिडेंट। लेकिन उसके अगले साल वो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। लेकिन अगर वो पढ़ने गया है तो 1 अगस्त तक रेजिडेंट, उसके बाद में नॉन रेजिडेंट। और जब वो पढ़ने गया है तो किसके हिसाब से, आरबीआई के सर्कुलर के हिसाब से। हाँ जी, देखो अब आरबीआई सर्कुलर में इतनी तो क्लैरिफिकेशन दी हुई है कि अगर इंडिया के बाहर जाते हैं तो क्या मानेंगे, नॉन रेजिडेंट। लेकिन अब इंडिया में कोई पढ़ने आ रहा है, जब वो इंडिया में पढ़ने आ रहा है तो क्या वो 3 पॉइंट के लिए आ रहा है, नहीं, तो उसको क्या मानेंगे, नॉन रेजिडेंट, ठीक है जी। देखो देखो बात क्या है ना, अब देखो सुनो मेरी बात सुनो, अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी। जब इंडिया से कोई बाहर पढ़ने जाता है तो क्या वो ऐसी कंट्री में जाएगा जहाँ पे इंडियन रुपीस की वैल्यू ज्यादा है, इंडियन रुपीस की वैल्यू कम है। ऑब्वियसली जहाँ पे इंडियन की वैल्यू कम है, इंडिया की वैल्यू कम है, हम ऐसी कंट्री में जाते हैं वहाँ की करेंसी स्ट्रांग होती है, तो हम वहाँ पढ़ने जाते हैं। तो जब हम वहाँ पढ़ने जाते हैं तो वहाँ के हिसाब से क्या हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। तो हमें वहाँ क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो इसलिए आरबीआई ने ये लाइन लिखी। लेकिन अगर कोई बंदा इंडिया में आ रहा है पढ़ने के लिए, तो हम मानते हैं कि वो ऐसी कंट्री से आ रही है, वो इंडिया से ज्यादा रिच है, तो उसे स्टे करने के लिए यहाँ पे हो सकता है एक्सपेंसेस के लिए काम ना करना पड़े, इसलिए वो सर्कुलर में क्लैरिफिकेशन नहीं दी। तो वहाँ तो बांग्लादेश से जो आ रहे हैं वो तो बेचारे बिना फैमा के कंप्लाइंस के आ रहे हैं और ऐसे ही रह रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए इंडिया से जो वैसी कंट्रीज है जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो यहाँ तो वो रुपीज में काम हो जाता है, वहाँ पे तो करेंसी नहीं मिलती है। अगर आप नेपाल भूटान घूमने जा रहे हो तो आपका तो इंडियन रुपी काम कर जाएगा, कराना पड़ता है, लेकिन आप इंडियन रुपी वहाँ पे काम कर जाता है फिर भी। अभी आप आगे पढ़ोगे एक्सेप्शन में भी डाला हुआ है नेपाल भूटान, अभी देखते हैं आगे। बांग्लादेश क्या ही डालेंगे, बांग्लादेश तो नहीं जाएगा। इलस्ट्रेशन 3 अच्छा,
देखो अभी तक सर्कुलर जो दिया है वो यही सर्कुलर दिया है कि इंडिया के बाहर अगर बंदा जा रहा है, इंडिया में आ रहा है उसके लिए सर्कुलर नहीं। अब अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, हो सकता है हम इस सर्कुलर को क्या मान ले कि ये उल्टे की भी बात कर रहे हैं, वाइस वर्सा। लेकिन जब तक क्लैरिटी नहीं मिल जाती, मुझे देखो क्वेश्चन आपसे कभी भी इंटरप्रिटेशन पे नहीं आता है, आपको कभी भी इतना नहीं घुमाएगा कि बुक में सर्कुलर की बात भी नहीं करी और आपसे क्वेश्चन पूछ ले। तो सर्कुलर, अगर इस सर्कुलर पे क्वेश्चन आना होगा तो यही पूछेगा इंडिया के बाहर जाएगा तो क्या होगा। चलो जी, इलस्ट्रेशन 3। टॉय लिमिटेड इज अ जापानीज कंपनी having several business unit all over the world. It has a robotic unit with its headquarters in Mumbai and has a branch in Singapore. The headquarters at Mumbai control the Singapore branch of the robotic unit. What would be the residential status of the robotic unit in Mumbai and that of Singapore branch? क्या किस किसने पढ़ लिया, क्या किस किसने नहीं पढ़ा? कुछ भी। क्वेश्चन वापस पढ़ लो एक बार सारे। किसी तरह ने लगता है सब कुछ पढ़ लिया। अच्छा क्वेश्चन पढ़ लिया, चलो जी बढ़िया है। हाँ पहले सबको क्वेश्चन पढ़ने दो, फिर पीछे से कोई। हाँ बाकी सब क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाँ हाँ 2 सबसेक्शन 5 में नहीं आता ये। हाँ सेक्शन 2 क्लॉज 5। ये जो यहाँ लिखा हुआ है सेक्शन 2(5), तो इसको सेक्शन 2 क्लॉज 5 बोलेंगे ना। अच्छा ये लाइन लिखनी है आपको, सेक्शन 2 क्लॉज 5, बस ये लिखो। ये जो पॉइंट्स दिए हुए ना, ये बुक ने मॉड्यूल ने पॉइंट्स में डाला है इनको, एक्चुअल 2 क्लॉज 5 है। हाँ बाकी ने पढ़ लिया जी, पढ़ लिया सबने। चलो सबसे पूछते हैं, सबसे पहले जो मुंबई वाला है, मुंबई वाले को क्या बोले? जो रोबोटिक यूनिट मुंबई में है क्या है? राइजन। और जो सिंगापुर में है, इस पे बात करते हैं, सिंगापुर वाले को क्या बोलेंगे? हाँ अपना आंसर दे दिया आपने, रेजिडेंट में रुक जाओ, एक्सप्लेन नहीं करना अभी। रेजिडेंट नो आंसर, दोनों रेजिडेंट, मुंबई रेजिडेंट, सिंगापुर भी रेजिडेंट। हाँ 3 बार पढ़ लो। और हाँ जी नेहा पलक, दोनों रेजिडेंट, मुंबई भी रेजिडेंट, सिंगापुर भी रेजिडेंट। अभी रुक तो जाओ, रुक तो जाओ, एक सेकंड, दोनों रेजिडेंट। हाँ हाँ क्या बता रहे हो? पहले खुशबू का और देख लेते हैं, खुशबू क्या कहना चाह रही है। हाँ सुनाओ सुनाओ। दोनों रेजिडेंट। हाँ 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 हाँ, हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो वही लाइन आ गई, अगर कोई एजेंसी, ऑफिस या ब्रांच इंडिया के अंदर है तो क्या उसका कंट्रोल देखने की जरूरत है? नहीं, इंडिया में है, कहानी खत्म। तो ये जो मुंबई है कहाँ पे है? इंडिया में। तो रोबोटिक यूनिट क्या हो गया? रेजिडेंट। अब बात आती है सिंगापुर वाली की, किसकी बात आ रही है? सिंगापुर वाला कहाँ है? इंडिया के बाहर है। तो जब इंडिया के बाहर है तो उसका क्या देखना है हमें? उसे कंट्रोल कौन कर रहा है? कंट्रोल कौन कर रहा है उसे? मुंबई वाली रोबोटिक ब्रांच। और मुंबई वाली क्या है? रेजिडेंट है, तो ये भी क्या हो गई? रेजिडेंट। ठीक है जी कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं। मिस आलिया is an air hostess with British Airways. Wow. She flies for 12 days in a month and thereafter takes a break for 18 days. वो कितने दिन फ्लाई करती है? 12 दिन। वो नहीं फ्लाई करती, वो एयरवेज फ्लाई करती है, वो उसके अंदर रहती है। ठीक है जी। इन अ मंथ एंड thereafter takes a break for 18 days, और उसके बाद 18 दिन की छुट्टी ले लेती है। तो ये सीएवीए में क्या रखा है? आप भी एयर होस्टेस वगैरह ट्राई करो, 12 दिन उड़ो, 12 दिन उड़ो और 18 दिन मौज करो। बिल्कुल 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 सही बात है। नहीं बाकी आप योगा वोगा करो तो आप एजिंग को कंट्रोल करके 40-45 तक ले जा सकते हो। सही बात है, सच है ये, सच है एकदम, बिल्कुल सच है जो आप कह रहे हो। मुझे लग रहा है आपने एक बार ट्राई किया होगा। अच्छा फ्रेंड है। मेरे तो कोई एज लिमिट है ही नहीं ना। मैं अभी तो देख लो 30 का होने वाला हूँ और मैं 22-23 का लगता हूँ, तो 25-26 का लगता हूँ, 26-27 मान लो। तो मैं 35 का हूँगा तो 28-29 का लगने लग जाऊंगा, 40 का हूँगा तो 30 का लगने लग जाऊंगा।
ये आप रेशो कम कर चलो जी आगे बढ़ते हैं. She flies for 12 days in a month and thereafter takes a break for 18 days. 12 दिन उड़ती है फिर 18 दिन ब्रेक ले लेती है. पापा की परी बनी हुई है एकदम. During the break she is accommodated in base. जब भी ब्रेक होता है वो बेस में रुकती है. Which is normally the city where the airline is headquartered. तो वो कहाँ पे रुकती है? हेडक्वार्टर में रुकती है. However, for security consideration, कोई अटैक वटैक हो गया उसकी वजह से उसे कहाँ रुकना पड़ा? मुंबई में रुकना पड़ा. During the financial year, she was accommodated at Mumbai for more than 182 days. उस फाइनेंशियल ईयर में मुंबई में कितने दिन के लिए रुक गई? 182 दिन से ज्यादा. What would be her residential status under FEMA? फटाफट फटाफट फटाफट. नॉन रेजिडेंट. सीधा बोलो पहले रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट. रेजिडेंट. चलो 182 पिछला साल था. इस साल क्या मानेंगे उसे? रेजिडेंट रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट. हाँ रुक गया. रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट. बढ़िया लगता है मेरे को ऐसे कोई नॉन रेजिडेंट बोले कोई रेजिडेंट. मजा आ जाता है ऐसे. हाँ एक बार फिर सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे क्योंकि मैंने पढ़ा है. एक बार आप अपनी मर्जी से भी पढ़ के देखो लेकिन सॉल्यूशन कोई नहीं पढ़ेगा. अगर सॉल्यूशन जिसने पढ़ा उसे भगवान से डरना है. उसे पाप लग सकता है. ठीक है तो सॉल्यूशन कोई भी. हाँ सॉल्यूशन कोई भी नहीं पढ़ेगा. आप दोनों का बता दो. छूट आपको दोनों का बता. सेफर साइड के लिए दोनों बता दो. हाँ सुना दो. मतलब जिस साल वो आई है, जिस साल वो 182 दिन से ज्यादा रही है उस साल. हाँ पहले वाले का जहाँ पे भी है इंडिया के बाहर है. कहानी खत्म. ठीक है. मतलब एक साल जिस साल आई है नॉन रेजिडेंट और जिस साल 182 दिन से रह गए उसके अगले साल रेजिडेंट. ये कहना चाह रहे हो आप. ठीक है जी आगे. नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट. देखो इन्होंने कुछ फाइनेंशियल ईयर नहीं बोला है तो हम डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट. नहीं मैं कह रहा हूँ व्हाट वुड बी हर रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर फेमा. फेमा के हिसाब से वो रेजिडेंट है या नहीं है ये पूछा गया है. हाँ ठीक है आगे 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 आगे. नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट 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 नॉन रेजिडेंट. अब पहले रेजिडेंट वालों से पूछते हैं. पहले सार्थक से पूछते हैं रेजिडेंट क्यों. और और हाँ रेजिडेंट कॉपी पेस्ट. एक बार फिर मैं भी यही करूँ फिर. चलो जी नॉन रेजिडेंट वाले बता. हाँ नॉन रेजिडेंट वाले बता दो. हाँ इतना पूरा आंसर किया कि मेरा एकदम दिमाग खराब हो गया. रेजिडेंट इन इंडिया PRIOI का लास्ट एग्जांपल था ये. इसके बाद में रेजिडेंट वाला टॉपिक खत्म हो रहा है. गला फाड़ फाड़ के गला तो किया. उसके बाद में लोग कह रहे हैं रेजिडेंट इन इंडिया. हाँ जी. ओए 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 वाओ वाओ वाओ. नहीं आपका आंसर गलत है. आपका आंसर गलत है. अब मौका मिलेगा सुमित और पलक को. क्यों नहीं बोलेगी पलक. सुन लिया मैंने. आपने बोला जिस साल वो आई है नॉन रेजिडेंट और अगले साल वो रेजिडेंट हो गई. आपने वो तीनों रीजन भी लिख दिए. सब कुछ बता दिया आपने. सब कुछ बता दिया फिर भी गलत. चलो जी सुमित. हाँ जो इंडिया में आ रहा है हाँ पहली बात उसे कंसिडर ही नहीं करेंगे अगर कोई इंडिया में आ रहा है. आगे अब ये आ रही है ना कि इसकी एम्प्लॉयमेंट ना इसके एम्प्लॉयमेंट के लिए. क्या एम्प्लॉयमेंट करने आई है? नहीं. क्या ये बिजनेस करने आई है? नहीं. अभी रुक जाओ. मैं पूरा अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया अभी. हाँ. नहीं 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 पढ़ के नहीं. पढ़ा नहीं. इतना झूठा नहीं है. और तीसरी बात अनसर्टेन पीरियड भी नहीं है. देखो यहाँ पे वो इंडिया में क्यों रुकी. मुंबई में वो क्यों रुकी. मुंबई में वो क्यों रुकी. सिक्योरिटी रीजन की वजह से रुकी है. भाई वो जॉब करने थोड़ी रुकी है मुंबई में या वो बिजनेस करने थोड़ी रुकी है. वो किसकी वजह से रुकी है. सिक्योरिटी रीजन से. और सिक्योरिटी रीजन को क्या आप अनसर्टेन मान लो कि चलता ही रहेगा. भाई जब सिक्योरिटी ठीक हो जाएगी चली जाएगी अपनी कंट्री वापस. तो वो क्या है नॉन रेजिडेंट.
मिस आलिया हाँ जी ऐसा क्यों मान रही है मिस आलिया की बाहर की कंट्री की और मुंबई की आई है? क्या पता वो इंडिया में ही रहती हो? कहाँ रहती हो? इंडिया में ही रहती हो, ब्रिटिश देखो एयरवेज में। ब्रिटिश एयरवेज में वो जॉब कर रही है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कहीं भी हो सकती नहीं, हेडक्वार्टर कहाँ है? विच इज नॉर्मली सिटी वेयर द एयरलाइन इज हेडक्वार्टर। नहीं, इन्होंने कुछ लिखा है शी इज अकोमोडेटेड। वो कहाँ पे अकोमोडेट हुई हुई है? बेस में। और बेस कहाँ पे है? जहाँ पे एयरलाइन का हेडक्वार्टर है। तो ब्रिटिश एयरलाइंस का हेडक्वार्टर क्या इंडिया में होगा? बाहर होगा ना। तो जब बाहर होगा तो है कहाँ की? बाहर की है। लेकिन वो मुंबई में किस लिए रुकी है? किसी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से रुकी है। तो जब ना वो एम्प्लॉयमेंट के लिए ना बिजनेस के लिए, एम्प्लॉयमेंट का मतलब है इंडिया में आके जॉब करना। ठीक है जी। चलो जी पढ़ते हैं। शी इज हाउएवर एम्प्लॉयड इन यूके, शी हैज नॉट कम टू इन इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और सर्कमस्टांसेस व्हिच इंडिकेट हर इंटेंशन टू स्टे फॉर अनसर्टेन पीरियड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 5 सब क्लॉज बी। Such person are not considered as an Indian resident even if their stay exceeds in 182 days in the preceding year. Thus, while Miss Alia has stayed in India for more than 182 days, she cannot be considered to be a resident in India. लेकिन लास्ट में एक लाइन आप ये लिख सकते हो, if however she has been employed in Mumbai branch of British Airways, then she will be considered as a person resident in India. अगर मुंबई में उसकी जॉब लगवा दें तो क्या हो गया? एम्प्लॉयमेंट के लिए आई है, तो वो क्या बन जाएगी? जिस दिन वो आई है उसी दिन वो क्या बन जाएगी? रेजिडेंट। वहां 182 नहीं चलेगा। बिल्कुल ये नॉन रेजिडेंट है। ये क्या है जी? नॉन रेजिडेंट। तो अब ये हमारा कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। ठीक है जी। अगर इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो मैं उसे कंसीडर करूंगा इजी क्वेश्चन। क्या कंसीडर करूंगा? इजी क्वेश्चन। अब इसमें आपको घर जाके पढ़ना है। इसके अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, घर जाके पढ़ना है। उसके बाद में इसके सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं, टैक्समैन के क्वेश्चन देखने हैं। हाँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी क्वेश्चन आता है। चलो टैक्समैन मंगवा देंगे आपके लिए। अच्छा टैक्समैन में से मैं एक क्वेश्चन वैसे फोटो खींचू फैमा की। ठीक है जी। टैक्समैन भी दिलवा देंगे, दोनों दिलवा देंगे बिल्कुल। रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सेक्शन, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज सेक्शन 3 आ गया जी। अब डेफिनेशन खत्म हो गई। नो पर्सन शेल डील इन और ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी टू एनी पर्सन नॉट बीइंग एन ऑथराइज्ड पर्सन। किसी भी बंदे को क्या नहीं करना है? फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं करना है, फॉरेन सिक्योरिटी में डील नहीं करना है। लेकिन अगर वो ऑथराइज पर्सन है तो कर सकता है। तो मतलब आपको अगर करना है तो किसके थ्रू करो? ऑथराइज पर्सन के थ्रू करो। बी पॉइंट, नो पर्सन शैल मेक एनी पेमेंट टू और फॉर द क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन रेजिडेंट आउट इंडिया इन एनी मैनर। किसी भी बंदे को कोई पेमेंट नहीं करनी है। किसके बिहाफ पे? पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के बिहाफ पे। लेकिन अगर करनी है तो कैसे कर सकते हो? फैमा की कंप्लाइंस करके, ऑथराइज पर्सन के थ्रू। ये भी नीचे लिखा हुआ मिलेगा। सी पॉइंट, receive otherwise than an authorized person any payment by order on behalf of any person resident outside India। इंडिया के बाहर वाले पर्सन से कोई पेमेंट लेनी भी नहीं है, लेकिन किसके थ्रू ले सकते हो? ऑथराइज पर्सन के थ्रू। अगर वो बाहर वाला ऑथराइज पर्सन को भेजे, आप वहां से जाके ले सकते हो। एक्सप्लेनेशन, for the purpose of this clause, where any person in or resident in India receive payment by order on behalf of any person resident outside India through any other person, including an authorized person, without a corresponding inward remittance, इसको underline कर लो, without a corresponding inward remittance from any place outside India, then such person shall be deemed to have received payment otherwise than through an authorized person। कोई समझाएगा इस लाइन को? देखो सबसे पहले एक इन्होंने क्या बोला, कोई भी पर्सन डील नहीं करेगा फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। अगर डील करनी है तो किसके थ्रू करे? ऑथराइज पर्सन। कोई भी बंदा किसी बाहर वाले पर्सन के लिए पेमेंट नहीं करेगा, लेकिन अगर करना चाहे तो कैसे करे? ऑथराइज पर्सन और फैमा की कंप्लायंस करके। कोई भी बंदा इंडिया के अंदर बाहर के पर्सन से पैसा रिसीव नहीं करेगा, लेकिन करना चाहे तो किसके थ्रू करे? ऑथराइज पर्सन के थ्रू करे। अभी एक्सप्लेनेशन क्या कहना चाह रही है, पढ़ो जी एक बारी। हाँ, इसको पहले समझ लो, इसका क्या मतलब है? विदाउट अ कॉरेस्पॉन्डिंग इनवर्ड रेमिटेंस का मतलब है प्रॉपर चैनल्स यूज नहीं करेगा। जो पेमेंट आई है ना, वो प्रॉपर चैनल से नहीं आई है जो फैमा अलाउ करता है।
समझ आया जी किसी को? कहने का मतलब ये है, अगर आपको पेमेंट आ रही है, हाँ हाँ, ये वैसे थर्ड वाली के लिए, स्पेसिफिकली किसके लिए? थर्ड वाली के लिए, सी वाली के लिए, पेमेंट रिसीव करना। हाँ वो किसी भी चैनल के तो राइट ही नहीं है करने का, क्योंकि वो कोई भी अपने देखो, मैं इस पे फोकस नहीं डाल रहा था, मैं फोकस किस पे डाल रहा था, इन्होंने लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एन ऑथराइज पर्सन। आपको पेमेंट किससे मिली है? ऑथराइज पर्सन से, लेकिन चैनल सही नहीं है तो भी क्या मानेंगे कि अनऑथराइज से। डी पॉइंट, एंटर इनटू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया एज कंसिडरेशन फॉर इन एसोसिएशन विद एक्विजिशन और क्रिएशन और ट्रांसफर ऑफ अ राइट टू एक्वायर एनी एसेट आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन। क्या कह रहा है? कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंटर करी है, किसके लिए? कोई इंडिया के बाहर असेट खरीदने के लिए, राइट खरीदने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए। क्या ये काम आपको करना चाहिए? पहले लिखा हुआ है नो पर्सन शेयर, किसी भी बंदे को बाहर प्रॉपर्टी ही नहीं खरीदनी चाहिए। क्या ये सही है? सही नहीं है ना। क्या इंडिया के बंदे दुबई में प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे? बिल्कुल खरीद रहे। वैसे नहीं खरीदनी चाहिए, लेकिन अगर आपको खरीदनी है तो कैसे खरीदनी है? पैमा के हिसाब से और आरबीआई की पर्सन और ऑथराइज डीलर के साथ में। तो नीचे लिखा हुआ है द अबव ट्रांजैक्शन में कैरीड आउट ऑन एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट। तो जिस जैसे एक्ट में लिखा हुआ है उसके हिसाब से आप ये सारी ट्रांजैक्शन कर सकते हो विद द जनरल और स्पेशल परमिशन ऑफ आरबीआई, आरबीआई की परमिशन के साथ। ठीक है जी। For the purpose of financial transaction means making any payment to or the credit of any person or receiving any payment by or on behalf of any person, issuing, negotiating bill of exchange, promising note, transferring any security और acknowledging any debt। Financial transaction का मतलब ही क्या है? जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। क्या आपने किसी के बिहाफ पे पैसा दिया है, पैसा लिया है, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है, या कोई सिक्योरिटी ट्रांसफर करी है, या कोई डेप्ट एक्नॉलेज किया है, ये सब क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है जी। दिस सेक्शन इम्पोज ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन ऑन द स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन। दिस सेक्शन ने क्या किया है? ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन लगा दी है। दिस सेक्शन अप्लाइज टू पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। द पर्पस ऑफ दिस रेगुलेशन इज टू रेगुलेट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थ्रू ऑथराइज्ड डीलर एंड इन परमिटेड मैनर। तो अगर आपको ट्रांजैक्शन करनी है तो ऑथराइज्ड डीलर के थ्रू करो, और जैसे मैनर परमिट किया गया है उसी हिसाब से आपको ट्रांजैक्शन करनी है। कौन सी ट्रांजैक्शन? फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग, फॉरेन पेमेंट करनी, फॉरेन पेमेंट रिसीव करनी, या कोई भी एसेट क्रिएट करना इंडिया के बाहर। तो कैसे करो? परमिसिबल मैनर में करो, ऑथराइज पर्सन के थ्रू करो। देखो आरबीआई क्या, देखो आप आगे जाके पढ़ोगे अभी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, तो वहां पे ना कुछ तो होगी प्रोहिबिटेड, जो मना है। जब हम वो पढ़ेंगे ना कि ये मना क्यों है, तो मैं आपको रीजन बताऊंगा कि ये मना क्यों है। फिर आप पढ़ोगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, वहां कहेगा परमिशन लेनी है, तो मैं आपको बताऊंगा परमिशन क्यों लेनी है। बिल्कुल, क्योंकि ये हर ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको समझ आएगा कि हर ट्रांजैक्शन के अलग अलग रीजन। सेक्शन डाल दिया ना, सेक्शन के साथ में क्या आती है? रूल्स आते हैं, रेगुलेशन आते हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशन में अलग अलग चीजें आती गई, वो जो शेड्यूल्स आए हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू आए हैं। चलो जी, एक बार एग्जांपल देख लेंगे, इसी पॉइंट के ऊपर एग्जांपल है। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कम्स टू इंडिया एंड वुड लाइक टू सेल यूएस डॉलर 1000 टू हिज फ्रेंड। क्या वो दे सकता है अपने दोस्त को? नहीं। किसके थ्रू देने चाहिए? ऑथराइज्ड पर्सन। एग्जांपल बी, अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हैज एन इंश्योरेंस पॉलिसी इन इंडिया, he requests his brother to India to pay the insurance premium। क्या रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के बदले इंडिया वाला पे कर रहा है? तो नहीं करना है जी। दिस विल अमाउंट टू पेमेंट ऑफ द क्रेडिटर ऑफ नॉन रेजिडेंट, ये नहीं माना जाएगा, नॉट परमिटेड। लेकिन अगर करना है तो किसके हिसाब से? एक्ट के हिसाब से। एग्जाम्पल पर्टेनिंग टू सी, अ फॉरेन टूरिस्ट कम टू इंडिया एंड ही टेक्स फूड एट रेस्टोरेंट, और वो बिल कैसे देना चाह रहा है? यूएस डॉलर 20 के अंदर। क्या वो ले सकता है रेस्टोरेंट वाला? नहीं ले सकता है। अगर ऑथराइज पर्सन के थ्रू जाके एक्सचेंज करवा के लाए तो ले सकता है, वैसे नहीं ले सकता। लास्ट पॉइंट, ट्रांजैक्शन कवर्ड बाय दिस सबसेक्शन आर नोन एज हवाला ट्रांजैक्शन। सुना है कभी नाम हवाला ट्रांजैक्शन? नहीं सुना? अगर वो रेस्टोरेंट वाला ऑथराइज पर्सन बन जाए, आरबीआई से परमिशन ले ले, भाई वो क्यों लेगा परमिशन? जो बेचारा बर्गर पिज्जा बेच रहा है वो ऑथराइज पर्सन क्यों बनेगा? तो कोई लॉजिक है नहीं। लेकिन जो जैसे आप एयरपोर्ट वगैरह पे देखोगे, एयरपोर्ट वगैरह पे जो रेस्टोरेंट वगैरह है, तो अगर कोई बाहर का बंदा है तो उनको पेमेंट उसके अंदर हो सकती है, अगर उन्होंने परमिशन ले रखी है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। एग्जाम्पल पर्टेनिंग टू क्लॉज डी, क्या बात थी? हवाला ट्रांजैक्शन। क्या सुना है कभी हवाला ट्रांजैक्शन? सार्थक ने सुना है?
हवालात सुना है, हवाला नहीं सुना। अच्छा, हवाला ट्रांजैक्शन क्या होती है, बताओ सर। वही पता तो उनने ब्लैक मनी को प्रोवाइड कर रहे थे और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी खरीदी तो हाँ। उन्होंने ब्लैक मनी से बाहर प्रॉपर्टी खरीदी हम्म। तो जैसे तो वाइट मनी करते देखो हवाला ट्रांजैक्शन क्या होती है, मेरे को यहाँ से किसी को पैसे भेजने हैं बाहर। बाहर का मतलब ये मान लेता हूँ मैं इंडिया के बाहर नहीं, दिल्ली के बाहर भेजने हैं। तो मुझे कैसे भेजने चाहिए, मुझे 10 करोड़ रुपए भेजने हैं किसी को यहाँ से बाहर, कैसे भेजूं मैं? ट्रक वाली। भाई बैंकिंग ट्रांजेक्शन नाम की कोई चीज है या नहीं है हमारे यहाँ पे? तो 10 करोड़ ट्रांसफर नहीं हो सकता बैंक से? अगर वो पैसा गलत है तो बिल्कुल रेट पड़ जाएगी, लेकिन अगर वाइट इनकम है तो क्यों रेट पड़ जाएगी? अगर मैं उस 10 करोड़ पे टैक्स पे करके आया हूँ क्यों रेट पड़ जाएगी? मार के दिखाओ रेट, पहले तो 10 करोड़ दो फिर बात करें। तो अगर 10 करोड़ में बैंकिंग ट्रांजेक्शन से भेज रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास पड़ा है कैश, क्या पड़ा है जी? कैश। कैश का मतलब ही क्या है? ब्लैक मनी। टैक्स नहीं पे करा हुआ होगा। 10 करोड़ आया कहाँ से? कैश आया इसी तरीके से उस पे टैक्स वगैरह पे नहीं करा हुआ था। अंदर वाले रूम में अभी सुनो तो सही, आगे 10 करोड़ रुपए हैं तो मेरे को भेजने हैं बाहर। अब मैं उसको बैंक में तो डाल नहीं सकता, क्योंकि बैंक में डालूंगा तो क्या हो जाएगा? पकड़ा जाऊंगा। अब मैं उसे ट्रक भर के भी नहीं भेज सकता हूँ। क्यों नहीं भेज सकता हूँ? ट्रक रास्ते में पकड़ा जाएगा। ट्रक रास्ते में पकड़ा जाएगा। तो इसके लिए क्या होते हैं, कुछ डीलर्स होते हैं। कुछ डीलर्स को क्या करो, आप जाओ दिल्ली में, उसे 10 करोड़ रुपए दे दो और वो आपको एक नोट या कुछ भी ऐसा दे देगा जिससे आप ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर सकते हो, या आधा नोट दे देगा आपको। ठीक है जी। अब ये आधा नोट जिसको मेरे को पैसे भेजने थे मुंबई में, मैं आधा नोट उसको पहुंचा दूंगा या नोट का सीरियल नंबर दे दूंगा। नहीं, करेंसी करेंसी करेंसी, बिल्कुल करेंसी फाड़ के। तो अरे उसने मेरे को 10 रुपए का नोट दिया है फाड़ के, 10 करोड़ उसके पास आ गए। अब उसने मेरे को फाड़ के दे दिया आधा नोट। अब वो मैं आधा नोट मैंने मुंबई वाले जिसको पैसे देने थे उसे दे दिए। अब वो मुंबई वाला मुंबई में उस डीलर का कोई ना कोई कांटेक्ट होगा, उस डीलर के पास जाएगा और उसे वो आधा नोट देगा, वो मैच करेगा और वो डीलर उसको कितने रुपए दे देगा? 10 करोड़ रुपए दे देगा। क्या गवर्नमेंट का कुछ भी कहीं पे आया? कुछ भी नहीं, पैसे यहाँ से वहां चले गए। ये काम होता है हवाला ट्रांजेक्शन। अब ऐसे मुझे इंडिया के बाहर भेजने हैं तो यहाँ के डीलर को पकड़ूंगा, उसे पैसे दे दूंगा और वो क्या करेगा, बाहर वाला डीलर जिसको पैसे देने थे उसको पैसे पकड़ा देगा, यहाँ पे मुझे क्या बता देगा? नोट का सीरियल नंबर बता देगा। बिल्कुल अनऑथराइज है। सर ये सब गुडविल पे चलता है। सर ये ऐसे तो नहीं होता कि लिख पा रहे हैं, बट ये ऐसे जरूर होता है कि जैसे वहां से कैश कनेक्ट करने तब रिस्क होती है उसके बाद जब कैश देने जाते हो और जब कैश लेने जाते हो तो रिस्क होती है। लेकिन अगर आपके नोन है, अगर आप मार्केट को जानते हो, जैसे दिल्ली के अंदर हब है चांदनी चौक, अगर आपको कोई भी हवाला ट्रांजेक्शन करनी है कहाँ चले जाओ? चांदनी चौक चले जाओ। लेकिन वो भी किसी नोन के थ्रू ही जाना है, ऐसे मुंह उठा के मत चले जाना। पैसे लेके जाओगे सारे पैसे आपके कब्जे में तो ये हवाला ट्रांजेक्शन इजीली चलती है। अब मेरे को इंडिया के बाहर भेजनी है, यहाँ पे फैमा पड़ रहे हैं तो इंडिया के बाहर, तो क्या कह रहा है? हवाला के थ्रू इंडिया के बाहर इंडियन रेजिडेंट गिव्स 70,000 इन कैश टू एन इंडियन डीलर। किसको दे दिए? इंडियन डीलर को। फॉर दिस ट्रांजेक्शन द ब्रदर इन दुबई विल गेट $1000 फ्रॉम दुबई डीलर। ब्रदर को कहां से मिल गए? दुबई डीलर से मिल गए। ये क्या होगी? हवाला ट्रांजेक्शन। द टू डीलर्स में सेटल द ट्रांजेक्शन लेटर। वो डीलर आपस में सेटल करते रहेंगे। दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट परमिटेड। ये किसका एग्जांपल है? डी का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? डी। ठीक है जी, ये रहे यहाँ तक। अगला आता है सेक्शन 4, होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। चलो फिर खत्म करते हैं आज की क्लास यहीं पे। एक सेकंड को पहले स्टॉप करने दो।